पहला सेक्शन 13 के अंदर बेटा हमारे सारे के सारे डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले क्या है, फॉल्ट ग्राउंड्स, जिसको हम फॉल्ट या गिल्ट ग्राउंड्स कहते हैं, जिसके अंदर वन पार्टी गिल्टी है, अदर क्या है, इनोसेंट। या वन पार्टी है ऐसी है जिसके अंदर थोड़े से फॉल्ट है और दूसरी पार्टी में कोई फॉल्ट नहीं है। वैसे तो ऐसे कोई इंसान ही नहीं होता जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, नहीं तो वो इंसान भगवान बन जाए। पर ये कुछ इस तरह के ग्राउंड्स हैं जिसके कारण हम उसको डाइवोर्स दे देते हैं। तो रीड करेंगे बेटा। आर्ट सेक्शन 13 क्लॉज 1 फर्स्ट पार्ट ओपन कर लीजिए, मैं वैसे रीड कर देती हूँ। फर्स्ट, हैज आफ्टर द solemnization ऑफ मैरिज हैड voluntarily sexual intercourse with any person other than his or her spouse। तो ये इसके अंदर क्या है कि जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो किसके साथ हो सकता है, मैरिड पर्सन के साथ भी, अनमैरिड के साथ भी, बट वो स्पाउस नहीं होनी चाहिए। तो एडल्ट्री कवर हो गया। यस मैम। अगर आप आउटसाइड द वेडलॉक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देते हैं, तो वो चीज में आपका जो स्पाउस है, अगर वो उस चीज को प्रूव कर पाता है तो उस बेसिस पर डिवोर्स ले सकता है। राइट, आगे चलिए, रीड कीजिए नेक्स्ट। यस मैम। और इसी के अंदर हमारा एडल्ट्री भी इंक्लूड होगा। जैसे मैंने कहा, एडल्ट्री के अंदर ऑल दो वो हमारा बीएनएस के अंदर अब पेनेटिव प्रोविजन नहीं रहा, पर यहाँ पे इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। सो अगर आप किसी मैरिड वुमेन के साथ करते हो या कुछ भी इस तरह का कंडक्ट करते हो, तो वहां पे भी आपका स्पाउस क्या कर सकता है, आपसे डिवोर्स ले सकता है। रीड क्रुएल्टी कीजिए रीड। बेटा। हाँ, has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty। अब क्रुएलिटी आपको पता है कैसी क्रुएलिटी हो जाती है, मेंटल क्रुएलिटी भी होती है, फिजिकल क्रुएलिटी भी होती है। बीएनएस में भी हमने किया था कि क्रुएलिटी क्या होता है, ऐसा कंडक्ट जिससे इट इज सो डिफिकल्ट टू लिव विद द पर्सन। आप फिजिकली आपको कोई इंजरी का खतरा है, या मेंटली। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, तो बहुत साल तक, हमारी 1976 तक हम मानते थे जो क्रुएलिटी होती है वो सिर्फ हस्बैंड करता है। फिर जो मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा फर्स्ट केस आया दास्ताने वर्सेस दास्ताने। ये फर्स्ट केस था जहां पे उन्होंने प्रूव किया कि वाइफ कैन ऑल्सो बी क्रूअल। मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड भी हो सकती है। सो इस केस ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, देयर इट कैन बी मेंटल क्रुएलिटी बाय द वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड ऑल्सो। तो दूसरा ग्राउंड पता लग गया, क्रुएलिटी। तीसरा ग्राउंड क्या है बेटा, डिजर्शन। तीसरा ग्राउंड है, लास्ट वाला जो पेज भेजा है उसमें 13 सेक्शन के अंदर है, मार्क भी किए हुए हैं ब्लैक पेन से। ओके मैम, मैंने वो बुक वाली पीडीएफ खोली हुई अच्छा, थी। वो तो मैंने एक्सप्लेन करनी है अभी बेटा, ये तो मैं आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा अभी फॉल्ट ग्राउंड्स बता रही हूँ। तो पहला फॉल्ट ग्राउंड जहाँ पे वन पार्टी गिल्टी है, अदर इनोसेंट है, वो क्या है, एक पार्टी क्या कर रही है, आउटसाइड द वेडलॉक वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा ग्राउंड क्या है, ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, आपने किस तरह से ट्रीट किया है क्रुएलिटी के साथ। क्रुएलिटी कैसी है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ कैन बी इंक्लूडेड। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा डिजर्शन। व्हाट इज डिजर्शन, डिजर्ट करके चल जाना, छोड़ के चल जाओ। और 2 साल हो गया है, 2 साल हो गए अभी तक आप वापस नहीं आए। उस पर्सन ने पिटीशन भी डाल दिया है, फिर भी कॉन्टिन्यूस 2 साल से आपको कोई अता पता ही नहीं है। इस केसेस में भी डिवोर्स मिल जाता है, क्योंकि वो ये ना ऑब्जेक्टिव डिफीट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टू हैव कंपनी ऑफ ईच अदर, अगर आप डिजर्ट करके चल रहे हो तो कहा कुछ नहीं है, यू हैव जस्ट डिजर्टेड द अदर पर्सन, और कॉन्टिन्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। इसके अंदर ना बेटा अभी मैं डिटेल में कराऊंगी, डिजर्शन के अंदर दो तरह की डिजर्शन कवर होती हैं। एक होती है एक्चुअल डिजर्शन, व्हाट इज एक्चुअल, कि घर छोड़ के चलेगा। एक होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, रह सेम घर में रह रहे हैं, 20 साल हो गए इकट्ठे रह रहे हैं, पर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, ना इकट्ठे बैठते हैं, ना खाते पीते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, या देख लेते हैं तो ऐसे डील करते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह है। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन के बेसिस पे भी डाइवोर्स मिल सकता है। राइट, नेक्स्ट राउंड है बेटा हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी इंसान कन्वर्ट कर जाता है किसी और रिलीजन के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिक डाइवोर्स नहीं मिलेगा। बट अगर उसको स्पाउस चाहे, वाइफ चाहिए, जो हस्बैंड चाहे, तो वो उसे डाइवोर्स ले सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट हमने बार बार किया है अनसाउंड माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस तरह की है कि आप
एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पा रहे। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बेसिस पे पहले हमने पढ़ा था, इस बेसिस पे शादी को हम वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, और अब यहाँ पे अनसाउंडनेस में वो भी कर सकते हैं, डिवोर्स। वॉइड जब डिक्लेयर कराना था तब मैंने क्लियर किया था ना, अनसाउंडनेस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब यस यहाँ मैम। पे डिवोर्स के केस में क्या होगा, मैरिज के टाइम पे आप बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद अनसाउंड हो गए हो। और अब इस तरह की कंडक्ट्स करना शुरू हो गए हो कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, तब आप क्या ले सकते हो, डिवोर्स। राइट। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा लेप्रेसी। लेप्रेसी एक इनक्योरेबल डिजीज है, इसमें किसी की गलती नहीं होती, पर किसी के अंदर फॉल्ट है कि उसको इस तरह की कोई चीज होगी, लेप्रेसी। पर बेटा ये लेप्रेसी हमारा 2019 में, लेप्रेसी हमारा 2019 में कहा गया कि लेप्रेसी एक क्योरेबल डिजीज है, और इससे काफी लोग क्योर हो गए। सो 2019 के अंदर हमने लेप्रेसी को एज अ ग्राउंड रिमूव कर दिया कि इस बेसिस पर डिवोर्स तो नहीं होगा, आप ट्रीटमेंट लो, आप ठीक हो जाओगे। देन आ गया हमारा वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। व्हाट इज वेनरल डिजीज, क्या होता है, इतने सारे केसेस पढ़ा दिए अब मैंने। एच मैम आई वी इनके। एड्स, एच आई वी एड्स। तो ओके। वेनरल डिजीज हो गया किसी को कम्युनिकेबल फॉर्म में, उसमें तो एक्स वर्सेस ई में उसको शादी से पहले था, अब शादी के बाद भी तो हो ही सकता है, किसी और से आप इन्फेक्ट होके आ रहे हो, तो चांसेस है, हाई चांसेस है आप इस स्पाउस को भी इन्फेक्ट कर दोगे, तो वो आपसे डिवोर्स ले सकता है। नेक्स्ट आ गया बेटा एट्थ पॉइंट हमारा, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड मैंने आपको कह दिया कि कौन इंसान है जो रेनाउंस करता है, जो सन्यासी बनते हैं, जैसे हमारे गौतम बुद्ध, बुद्ध थे जिनका नेम सिद्धार्थ था, वो अपना बेटा राहुल छोड़ के चले गए थे। गुरु नानक देव जी भी चले गए थे। तो ये लोग जो भी सन्यासी वगैरह या इस तरह के रास्ते पे चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली को नॉर्मली अबेंडन करके चल जाते हैं, तो वहां पे जो फैमिली है वो उनसे डिवोर्स ले सकती है। देन लास्ट वाला हो गया जिसमें हमारी नेचुरल डेथ प्रिज्यूम होती है, लीगल डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, वो मैंने बताया था, फ्रॉम 7 years यू हैव नॉट बीन हर्ड लाइफ, who would naturally hear of him, the person has not been heard alive from the past 7 years। क्लियर हो गया बेटा। सो मेरे पास मैंने टेबल बनाया आपके लिए, तो टोटल हमारे पास बेटा यहाँ पे 9 ग्राउंड्स आए हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दे आर द फॉल्ट ग्राउंड्स और द गिल्ट ग्राउंड, जिसमें एक पार्टी में डिफेक्ट है, दूसरे इसी के कारण दूसरा क्या ले रहा है, डिवोर्स। पहला ग्राउंड क्या है हमारा, यू हैव कमिटेड एक्स्ट्रा सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द वेडलॉक, इट क्या, इट मे और मे नॉट बी अडल्ट्री। दूसरा क्या हो गया, यू हैव ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, क्रुएलिटी इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी। तीसरा क्या है, यू हैव डिजर्टेड द स्पाउस फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, और पिटीशन डाली, ये पीयू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ डिजर्शन, तो हम उसमें लिखते हैं 2 साल का पीरियड। देन द अदर पर्सन हैज कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन, पर्सन अनसाउंड है, और मेंटल डिसऑर्डर इस लेवल का है कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ठीक तरह रह लेंगे। देन हमारा एक ग्राउंड था लेप्रेसी। लेप्रेसी हमारा अब ग्राउंड नहीं है क्योंकि 2019 में इसको रिमूव कर दिया गया है। देन वेनरल डिजीज एंड कम्युनिकेबल फॉर्म, रेनंसिएशन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, एंड लास्ट वन इज नॉट हर्ड अलाइव फॉर 7 years। क्लियर हो गया बेटा, ये हमारे कौन से यस। ग्राउंड्स हैं, डिवोर्स के। फॉल्ट ग्राउंड्स। ओके। एक पार्टी में फॉल्ट है और दूसरी बिल्कुल ठीक है, तो वो कह रही है कि अब मुझे इससे आजादी दो। ओके। यस। एक स्टेटमेंट आती होती है जब आप एलएलएम आगे जाके पढ़ोगे, डिवोर्स वगैरह के रिलेटेड, उसमें कहते हैं टू रिलीज एन एनिमल फ्रॉम द टेथर, दिस इज डिवोर्स। तो एनिमल को कैसे हम केज में रखते हैं, है ना, टेथर में रखते हैं, तो डिवोर्स में क्या है, कहते हैं वो जो डिवोर्स है ना, वो इतना जरूरी है, जब एक जानवर को छोड़ा जाता है वो कैसे जंगली सा हो जाता है ना, खुश हो जाता है, हैप्पी। तो इसी तरह से जो इतने सालों से हमने लोगों को रिश्तों में डाल के रखा गया है, जब हम उनको रिलीज करते हैं, वो थोड़ी दिन के लिए बड़ी हैप्पी गो लक्की टाइप से हो जाते हैं कि इतने बड़े बोझ से हम छूट गए। क्लियर। चलो बेटा अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे जब हमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैंने आपको बुक बुक भेजी है, वो रीड करते हैं। यस। यस, स्टार्ट कीजिए नोट्स। डाइवोर्स, फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स,
फर्स्ट ग्राउंड एडल्ट्री। अब ये तो Prior रीड कर to, लोगे इजिली। yes, ma'am. हाँ जी, रीड कीजिए। Prior to 1976 amendment for this ground, that is voluntary sexual intercourse with non-spouse after solemnization of marriage, the petitioner had to prove that the respondent was living in adultery, that is a continuous period having acts of sexual intercourse. Now, one single act of adultery is enough. It may be noted that Noted that adultery is a matrimonial offense punishable under 497 IPC। ये 497 आईपीसी हमारा चेंज हो गया, अब क्या हो गया, बीएनएस। पहले क्या होता था, और 76 से पहले वो क्या कहते थे, सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। बंदा भटक जाता है कहीं पर, तो भटक गए तो कोई बात नहीं, अलाउ कर दो। पर अब मॉडर्न सोसाइटी है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस आ गई है। वो कहते हैं सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज इनफ, और स्पाउस से आप चुप करके डिवोर्स ले लो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। सो आपकी टॉलरेंस लेवल है। आगे चलिए। सो नाउ वी कैन से सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज सफिशिएंट। आगे चलिए। if the second marriage is void, then intercourse with the second wife will amount to extramarital intercourse. It may be noted that a mere attempt at sexual intercourse will not amount to adultery. ये तो हमने For आईबीएनएस में किया था ना, कि अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट ही रहता है, एक्चुअल कमीशन इज एन ऑफेंस। तो जब वाइफ हमारी वॉइड मैरिज की, वॉइड हम किए थे, व्हाट आर वॉइड मैरिजेस, पिंडा प्रोहिबिटेड, सेरेमनीज नॉट परफॉर्म्ड। अगर हम उस वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल। और वो भी हमारा क्या बन जाएगा, फॉल्ट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। फर्दर, सिर्फ अटेम्प्ट करना भी कमीशन नहीं होना तो वो एडल्ट्री नहीं बनेगा। सिंगल एक्ट इज इनफ, बट वो कमिट तो होना चाहिए ना, सिर्फ अटेम्प्ट की स्टेज पे नहीं रहना चाहिए। आगे चलिए। further, it seems that the sex act is necessary. A wife who allows her to be artificially inseminated with semen provided by a person other than her husband is not guilty of adultery. अभी तो आपने, मैंने आपको सरोगेसी का भी सेंड किया था ना डाटा, तो सरोगेसी के चैप्टर्स भी आते हैं आपको। सरोगेसी हो गया, या जहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं फॉर दिस आईवीएफ ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, तो उसके अंदर तो वो मेडिकली इंजेक्ट कर रहे हैं सारा कुछ, तो उस चीज को तो हम एडल्ट्री कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलिए। The act of sexual intercourse must be consensual or voluntary. Thus, a spouse is not guilty of adultery if the act is committed under intoxication or unconsciousness or lack of mental capacity to consent or by force, fraud, example, kidnapped and raped. Also, if a sex act is committed under a mistake that corresponded in his or her spouse, it will not amount to adultery. जैसे हमने जर्नल एक्सेप्शंस में किया था, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के साथ मैंने कोई ऑफेंस कर लिया और मुझे पता ही नहीं मैं इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड हूँ, तो अगर इस तरह की गलती लग गई कुछ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की, तो जर्नल एक्सेप्शंस में वहां पे भी आया, यहाँ पे भी हम उसको बेनिफिट दे देंगे कि इसको पता नहीं लगा, इसका तो मेंटल कॉग्निटिव फैसिलिटीज बार हो गई थी, तो वहां पे हम उसको एडल्ट्री नहीं मानेंगे। अदरवाइज अगर वो विद इन सेंसेस करता है देन इट इज एडल्ट्री। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, बहुत मुश्किल है भाई। Yes. एडल्ट्री प्रूव करनी तो बहुत मुश्किल है, जब तक शादी नहीं होती तभी ये केस लटकते रहते हैं। The पढ़िए। very that such acts are committed in extreme secrecy forbids direct proof of actual intercourse, and the courts have always accepted circumstantial evidence, such as evidence which establish a preponderance of probabilities, is हम्म। enough not to be proved beyond all reasonable doubt. Mere हम्म। admission of the respondent in cross examination is not enough to prove the adultery. एडल्ट्री, वैसे टर्म इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एडल्ट्री, तो एडल्ट्री बेटा प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक्ट कहाँ हुए हैं, सीक्रेसी में। ज्यादा से ज्यादा आप क्या क्या लेके आ जाओगे, किसी होटल की फुटेज लेके आ जाओगे, वो भी कोर्ट से ऑर्डर करा के, तो भी होटल वाले देंगे कि उस डेट को ये लोग ही हमारे रूम के अंदर रह रहे थे, उनके रिकॉर्ड्स लेके आ जाओगे। अब पर्टिकुलरली रूम के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं, उसका तो आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। सो इसका जो प्रूफ होता है, वैसे भी सिविल का प्रूफ हमारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता, वो क्या होता है, प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज।
टेलीफोन रिकॉर्ड जैसे सारा कुछ। तो इस बेसिस पे हमारे चार्जेस ऑफ एडल्ट्री जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है प्रूव करना। नेक्स्ट आ गया क्रुएलिटी। Yes. एक मूवी आई थी अब आप कहोगे मैं मूवीज बहुत देखती हूँ, ओल्ड मूवी है, हद कर दी आपने। उसके अंदर वो एक्टर होता है गोविंदा और रानी मुखर्जी होती है। सो दैट पर्सन गोविंदा उसको डिटेक्टिव दिखाते हैं जिसको किसी फैमिली ने हायर किया होता है किस टू गेट अ प्रूफ ऑफ एडल्ट्रस कंडक्ट ऑफ द वाइफ। तो वो वहां पे मतलब वो पूरा एविडेंस इकट्ठा करता रहता है कि इसकी वाइफ को मैं किसी के साथ देखूं और उनकी फोटो खींचूं ताकि कोर्ट में इनको डाइवोर्स मिलना आसान हो। सो आपको ये फैक्ट से बस इतना याद रखना है, एडल्ट्री प्रूव करनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये सीक्रेसी के एक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी वैसे सीपीसी का रहता है। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने एक हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रैक्टिकल केस देखा था जिसमें उन्होंने एडल्ट्री प्रूव की थी बहुत इजीली। एंड मुझे वहां पे बड़ा अच्छा लगा था कि बहुत इजीली प्रूव कर दी एडल्ट्री। तो वाइफ ने प्ली ली थी कि जो मेरे हस्बैंड है ही इज एन एडल्ट्रस कंडक्ट विद दिस पर्टिकुलर गर्ल, और उसके पास वीजा की कॉपी थी। वो लोग कहीं फॉरेन कंट्री में गए थे, उसके अंदर उसके पास टिकट्स भी थी जहाँ पे इकट्ठे बैठे थे, और दोनों के वीजा के ऊपर स्टैंपिंग भी थी क्योंकि वो कहीं पासपोर्ट घर पे भूल गया था, तभी उसको पता लगा था कि ये ऐसे अडल्ट्रस कंडक्ट में है। सो नाउ दैट लेडी शी वाज द वाइफ ऑफ अनदर मैन जिसका उनके पास प्रूफ था। तो अब एडल्ट्री प्रूव करनी थी तो सम्मन भेजेंगे उस लड़की को कि आपको इस केस में बुलाया जा रहा है। तो उससे पूछा गया कि आपके ये टिकट है, वो कहती हाँ मैंने ट्रैवल किया था या कुछ है। तो उसके अंदर उसके हस्बैंड को भी नहीं पता था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने उससे ही उगलवा लिया क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह में कि आप रिलेशनशिप में हो, अदरवाइज हम आपकी आपकी फैमिली को क्या पता है आप इनके साथ गए थे। तो वो कहती नो, कहती ये कैसे हो गया कि आपके हस्बैंड को नहीं पता, तो अब हम उनको एविडेंस में बुलाएं। तो वो कहती नहीं उनको एविडेंस में मत बुलाना, मैं बता के नहीं गई थी। सो उसने इमीडिएटली सब खुद ही कन्फेस कर दिया। सो इस तरह के केसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सपोज वो अनमैरिड गर्ल होती तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वो मैरिड थी तो वो डर गई, तो उसने उस बेसिस पे कन्फेस कर दिया कि हाँ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। हम ऑफिस के काम से नहीं गए थे बिकॉज दे वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, वी वेंट देयर फॉर अदर पर्पस, वी वर इन रिलेशनशिप, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। सो बेटा एडल्ट्री के अंदर ये बड़े इश्यूज रहते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की क्रुएलिटी है, एक है मारना, दूसरा है मेंटल क्रुएलिटी। जो मेंटल क्रुएलिटी है रिलेटिंग टू वुमेन, वो तो बहुत सालों से पता था सबको, बीएनएस के अंदर सेक्शन भी हैं। पर जो मेंटल क्रुएलिटी हम हस्बैंड के खिलाफ करते हैं उसकी तो किताबें ही अब लिखनी शुरू हुए हैं लोग। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है जहाँ पे हस्बैंड के खिलाफ मेंटल क्रुएलिटी है। दास्तानी वर्सेस दास्तानी अगर हम फैक्ट्स पढ़े ना बेटा, उसमें वो पता है क्या कहता है कि जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आते हैं ये बर्तन उठा के उनके ऊपर फेंक देती है। और इसने मेरी जो भी उसका प्रोफेशन था इसने वो सारी किताबें फाड़ दी और लोड़ी लोड़ी नहीं जलाती जैसे आग लगाती, लिट फायर लिट कर दी। और ये मुझे सारा दिन जब भी मैं इसको फोन करता हूँ ये मुझे रिब्यूकिंग वर्ड्स बोलती है। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है, और भी बड़े सारे हिंदी में लिखे हुए हैं प्रॉपर, दास्तानी वर्सेस दास्तानी में क्या क्या करती है। इसने जब भी इसको मेरे ऊपर गुस्सा आता है ये डिनर सेट उठा के मेरे ऊपर मारती है। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस वहां पे हिंदी में लिखे हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। सो मेंटल क्रुएलिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए रीड कीजिए Yes. क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी प्रूव करना थोड़ा सा इजी है, फिजिकल वाली। डॉक्टर के पास जाएंगे, एग्जामिनेशन रिपोर्ट एग्जामिन करेंगे, वो कहेंगे हाँ आपको मारा गया है, इजी। मेंटल थोड़ा सा प्रूव करना डिफिकल्ट है, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, उसमें हम फिर एविडेंस के लिए लोगों को बुलाएंगे। यस क्रुएलिटी स्टार्ट कीजिए। Of all the matrimonial offenses, cruelty is probably the most difficult to define. What may amount to cruelty in one case may not amount to cruelty in other case. हाँ हम हर किसी का ना समझने का, जिंदगी को देखने का तरीका अलग होता है। एक मैंने केस पढ़ा था क्रुएलिटी का, वो राजस्थान का किसी विलेज का केस था। तो वो कहती हमें डाइवोर्स चाहिए क्रुएलिटी के पेज पे, ये मुझे बोलता है पिक्चर देखने चलो तुम मेरे साथ।
और ये घूंघट ना डाला करो, जीन्स डाला करो। तो फीमेल सेड कि ये तो बड़ी मतलब इसकी जो ये थिंकिंग है बड़ी, मतलब हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे इस बेसिस पे डाइवोर्स चाहिए। तो ये हम लोग अगर मॉडर्न जगह पे होंगे, कोई चंडीगढ़ वगैरह या कुछ इस तरह की चीज, कबूतरा वगैरह भी, वो सोचेगा अगर हम ये नहीं कर रहे तो वो क्रुएलिटी है। हमें जीन्स नहीं डालने दे रहे तो वो क्रुएलिटी है। सो क्रुएलिटी क्या है, ये हर इंसान की थिंकिंग के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से चेंज होती रहती है। आगे रीड कीजिए। Yes, ma'am. In Russell versus Russell, 1897, cruelty defined as conduct of such a character as to have caused danger to life, limb, or health, bodily or mental, or as to give rise to a reasonable apprehension of such danger. Reasonable apprehension is no more necessary under the Indian law, and it is enough that the respondent has treated the petitioner with cruelty after solemnization of marriage. हाँ, तो वो कहते हैं कि क्रुएलिटी में तो उसने ट्रीट किया है, वो इनफ है। फर्दर, इंटेंशन या मोटिव थी मुझे तेरे साथ क्रुएलिटी करने की, ये जरूरी नहीं है। सपोज आई एम वेरी हाइपर, हाइपर होके या ड्रिंक करके, मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रिंक करके रात को रोज पीटता है द पर्सन, द स्पाउस। तो वो कह रहा है कि नहीं, मेरा तो कभी, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर द फैमिली, बट ये मुझे पता ही नहीं लगता मुझे क्या हो रहा है, पर दूसरे के लिए तो बहुत इनजस्टिस है ना। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, इस तरह की कोई भी चीज कहना जिससे दूसरे के साथ इनजस्टिस होता है, वो चीज क्रुएलिटी है। चाहे चाहे आपकी इंटेंशन थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट आपका जो कंडक्ट है वो वेरी क्रूअल टुवर्ड्स द अदर पर्सन, और उसकी लाइफ और लिम्ब को इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जब भी हम इस तरह के ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, मैरिटल ऑफेंसेस, हम देखेंगे इसके अंदर एक चीज चलती है, वो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। पर अब हम क्या कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं। सुबह वाले क्वेश्चन में भी ऐसी था ना, जो आप क्वेश्चन कह रहे थे कि मैम इसमें इमोशनल है, उसमें वो एरोगेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो इमोशंस की जो रेड लाइन है ना बेटा, उसको रिमूव करके हमने आंसर ढूंढना। तो क्लाट में आपका ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। आगे चलिए। Further, intention or motive is not an essential element of cruelty. हम्म। Thus, an unintentional act may amount to cruelty. Sahil versus Sarla. हाँ जी, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी इज फास्ट चेंजिंग। क्योंकि पहले क्या होता था, मारपीट होती थी, आजकल क्या है, मेंटल क्रुएलिटी। लड़की जॉब करती है, सारा दिन जॉब करती है, लड़का भी जॉब करता है। रात को वो जब जॉब की उसकी सैलरी आती है, वो सैलरी उसे स्नैचअप कर लेता है, स्नैच करके ड्रग्स में उड़ा देता है, स्नैच करके अपनी फैमिली को दे देता है। तो उसके लिए वो भी चीज क्रुएलिटी है, राइट। तो सो द नोशन ऑफ क्रुएलिटी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। हर किसी के लिए हर क्रुएलिटी का डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। रीड कीजिए बेटा। Yes. द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड। The Supreme Court has observed that the concept of cruelty is fast changing. The concept is to be viewed against the background of the way of life of the parties, their economic and social condition, their culture, sense of values, etc. Therefore, pre-dis- प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का होता है केस different, लॉज, yes, ma'am. cannot always be relied upon. Why? Because everything is different. जैसे मैंने आपको कहा, राजस्थान की वो लड़की के लिए इतनी बात कहना, उसके लिए दिस वाज क्रुएलिटी, कि इसने हमें कुछ ऐसा कह दिया। और चंडीगढ़ के लिए अगर वो ना लेके जाएगा, दैट विल बी क्रुएलिटी। सो इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड केसेस के बेसिस पे हम इसमें लॉ डाउन ले डाउन नहीं करते, फैक्ट टू फैक्ट एवरी चीज थिंग वेरीज। आगे चलिए। Cruelty may be physical or mental. In modern हम्म। matrimonial law, mental cruelty is very important aspect of legal cruelty. हाँ, कहाँ रिकॉग्नाइज हुआ, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। आगे चढ़िए। इन ज्योतिष वर्सेस मीरा, चलो केस का नाम है, हमें आगे देखना है। Held that the utter differences, callousness, and apathy on husband part toward his wife, with whom he lived like a stranger under the same roof, amounts to cruelty. तो वो बीमार है तो कोई केयर ही नहीं करनी, उसको हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाना। वो कुछ कह रही है, एकदम कहना कि तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। इनडिफरेंस।
कैलसनेस या एपैथी ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड, कोई उसका ध्यान ही नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, तो वो भी क्या है, क्रुअलिटी। बिकॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज, इट इज टू हैव लव एंड अफेक्शन एंड कंपनी ऑफ ईच अदर, तो वो तो खत्म हो गया, हम तो स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं। Yes. Constructive or remote controlled cruelty is a form of mental cruelty which may not by itself but indirectly associated with situations amounting to cruelty. Willful refusal to perform marital obligations amounts to cruelty. तो some of the instances क्या हैं cruelty के, read कर लीजिए। Some of the instances of cruelty include false accusation of adultery or unchastity, demand of dowry, persi- persistent refusal to have marital intercourse, refusal to have children, impotency, birth of a child illegitimate within 6 months of marriage. इस बेसिस पे हमने कह दिया प्री मैरिज प्रेगनेंसी में हम शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। मैम अगर वॉइड ही डिक्लेयर हो गई तो फिर तो डाइवोर्स। वो वहां पे भी ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, वहां पे टाइम पीरियड है ना 1 साल का। ओके। अब हमने 1 साल में नहीं कराया तो हमारे पास एक नया ग्राउंड भी है डाइवोर्स का। drunkenness, threat to commit suicide, willful. Unjustifiable interference by one spouse and continuous ill treatment, rough or domineering conduct, hurling or insulting at husband and his parents। ऐसे हर्ल करना, उसमें भी था दास्ताने वर्सेस दास्ताने में, उसमें भी वो बोलती थी। इनकम्पेटिबिलिटी और टेम्परामेंट, केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, तो काफी सारे मतलब हमारी चीजें हैं वो क्रुएलिटी में आती हैं। अब आ गया दीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रुएलिटी, ये चीजें क्रुएलिटी नहीं है। क्या क्या चीजें क्रुएलिटी नहीं है? Ordinary wear and tear of married life. हम्म। Example, mere neglect or want of affection, use of vulgar, obscene, or rude language. Wife's refusal to resign her job. ये Wife's हमने मॉर्निंग में कर लिया आरओसी में, कि जो वाइफ कहती है मैंने जॉब नहीं छोड़नी, तो ना ही वो आरओसी मिलेगा ना ही वो क्रुएलिटी है। yes. Wife's quarreling with mother-in-law. Non-payment of interim maintenance. Discretion per section, etc. तो ये सारी की सारी चीजें, डिजर्शन पर से एक्सेट्रा, तो ये हमारी क्या है, क्रुएलिटी की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन पे कईयों पे क्रुएलिटी मांगा है, अदर क्रुएलिटी को हमने नहीं माना। एक बेटा एक हमारा एक नया पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, जिसके उन्होंने कहा था कि अगर हस्बैंड वाइफ वाइफ को बोल रहा है कि तुम हाउस होल्ड वर्क करो, तो क्या वाइफ कह सकती है कि दिस इज क्रुएलिटी? तो आंसर है नो। वो चीज हाउस होल्ड वर्क करना, हस्बैंड भी तो जॉब कर रहा है, वाइफ भी सपोज जॉब कर रही है, नो डाउट हाउस होल्ड कोर्स करना, घर का काम करना, दोनों का इक्वल राइट है। पर अगर हस्बैंड वाइफ को कह रहा है कि तुम हाउस होल्ड कोर्स करो, तो वो क्रुएलिटी नहीं है। बट लेट अस सपोज वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं है, शी इज इल, टर्मिनली इल, बहुत इल है, वहां पे अगर हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा है कि तुम उठ 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 के हाउस होल्ड कोर्स करो, या वहां पे उसको इरिटेट कर रहा है किसी चीज को, उस चीज को हम क्रुएलिटी मान लेंगे, अदरवाइज वो क्रुएलिटी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ा सा लिख लो ये पॉइंट, यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। Yes. हम्म। हाँ, ये लीजिए बेटा, आई एम सेंडिंग यू, प्लीज रीड कीजिए। हाँ जी मानिक, रीड कीजिए प्लीज। Yes. The Delhi High Court has ruled that a husband expecting his wife to do household chores is not cruelty, as it falls under shared responsibilities of a marriage. हम्म। However, forcefully compelling a wife to do chores when her health does not permit it does amount to cruelty. This हम्म। judgment
distinguishes between expected contribution to a household and the harmful act of forcing someone to work against physical capacity. तो ये चीज हमारी क्रुएलिटी है, वो चीज हमारी क्रुएलिटी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? तो वैसे Yes, अगर किसी को कहना शेयर्ड हाउस होल्ड दोनों काम करो, दैट इज फाइन, पर अगर उसको कहा है तुम करो तो वो क्रुएलिटी नहीं है, क्योंकि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर वो बीमार है और आप इसको फोर्स कर रहे हो, देन इट बिकम्स क्रुएलिटी। क्लियर? आगे चलेंगे। मैम यही तो स्क्रीन। क्रुएलिटी लाइक एडल्ट्री नीड नॉट बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो तो हमें क्लियर ही है इन सब केसेस में। सिविल के केसेस में व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ? इट इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बियॉन्ड रीजनेबल प्रूफ तो वैसे ही कोई भी चीज बंद दरवाजे में उसको वैसे ही प्रूव करना मुश्किल हो जाता है ना? अब कहीं और तो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में भी वो जो विटनेस होंगे वो कैसे होंगे? पार्टीशन जैसे, इंटरेस्टेड। लड़के की फैमिली वाले होंगे, लड़के के फेवर में डिसीजंस देंगे। लड़की Yes, का कोई होगा तो वो लड़की के फेवर में, तो इंटरेस्टेड विटनेसेस जैसे होते हैं। सो इस तरह के केसेस में वैसे ही हमारे पास जो एविडेंस आता है वो इतना ज्यादा क्लियर कट नहीं आता। तो सिविल का रूल है हमारा सही है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन आगे बेटा डिजर्शन। व्हाट इज डिजर्शन? डिजर्शन मतलब डिजर्ट करके चले जाना, छोड़ के चले जाना। टू टाइप्स ऑफ डिजर्शन। एक्चुअल डिजर्शन, जहाँ पे एक्चुअली हम बोरिया बिस्तर उठा के डिजर्ट करके चले गए हैं, पता ही नहीं है किसी को कहाँ गए हैं, या पता है कहाँ गए हैं पर हम मिल नहीं रहे। दूसरा क्या है हमारा? कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन आज के मॉडर्न टाइम्स का, सेम घर में रह रहे हैं, सेम सारा कुछ सेम है, बट आपस में कोई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे। सो इस केसेस में भी हमारा डिजर्शन का केस फाइल हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है डिजर्शन का? 2 इयर्स। याद रखना, पीयू में क्वेश्चन आता है। रीड okay. कीजिए बेटा। Desertion. हम्म। Desertion has been defined as permanent forsaking or abandonment of one spouse by other without any reasonable cause and without the other's consent or against the wish of such party. हम्म। Or उसे पूछा ही नहीं, उससे कंसेंट ही नहीं ली, वो कह रही है नहीं जाओ, फिर भी आप चले जाओ। पर डिजर्शन के अंदर बेटा दो चीजें है ना आजकल के टाइम में, जैसे हमने आरओसी में भी पढ़ा, कि जहाँ पे वो दोनों अलग अलग जगह पे जॉब ही कर रहे हैं, वहां पे तो देर इज नो इंटेंशन टू डिजर्ट। हम मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, रोज बात करते हैं। वहां पे तो आरओसी में तो हमारा वो चीज डिजर्शन नहीं बनेगा। डिजर्शन का मतलब है जब हमने बिल्कुल ही सारा का सारा रिलेशन ब्रेक ऑफ कर दिया। डिजर्शन के अंदर हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन इज फिजिकल एक्ट, दैट इज फैक्टम ऑफ सेपरेशन, सेपरेट। नंबर टू इज एनिमस, इंटेंशन टू सेपरेट। और जो आरओसी में हमने किया वीकेंड मैरिजेस में, उसमें क्या है? हमारा सिर्फ फैक्टम है, इंटेंशन टू सेपरेट नहीं है। तो डिजर्शन के अंदर डिजर्ट उसको आरओसी मानने के लिए, सॉरी वीकेंड मैरिज मानने के लिए या डिजर्शन मानने के लिए, ये दोनों चीजों का डिफरेंस याद रखेगा। कि जो वीकेंड मैरिजेस वाले हैं वो 4-5 दिन जो वर्किंग डेज है नहीं मिलते, पर वीकेंड्स पे उनका रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूड है। पर डिजर्ट वाले का कुछ नहीं है, वो चले गया। सन्यासी भी नहीं बनने गया, सन्यासी वाला आगे जाके रेनेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड में आएगा, पता नहीं क्या करने गया, चले गया। हाँ जी बेटा, रीड कर लीजिए। मैम कौन सा वाला रीड करें? डिजर्शन बेटा, डिजर्शन ही रीड कर रहे थे आप? कंप्लीट हो गया सर। नहीं, आगे भी है। Okay. Neglect. हम्म। Desertion is a total repudiation of obligation of marriage. It is a withdrawal not from a place but state of things. हम्म। There is a desertion if a spouse does not leave matrimonial home but refuses to fulfill his other marital obligations. हाँ, तो जो वो नहीं कर रहा, मतलब घर नहीं छोड़ रहा, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, घर नहीं छोड़ रहा, रह रहे हैं, पर अब रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं है। आगे चलिए। The desertion may be actual constructive or willful neglect. The respondent must be deserted by the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately हम्म। preceding the presentation of petition in हाँ, all पिटीशन डाली तो उससे कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड, स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है।
In all the five elements are necessary to constitute a dissolution. All these five coexist, हम्म। making the ground for divorce. तो आपको क्लियर हो गया डिजर्शन के बेस में बेटा हमारे डिजर्शन और आरओसी में क्या डिफरेंस है। जहाँ पे वीकेंड मैरिज है वहां पे क्या है, फैक्टम है पर एनिमस नहीं है, इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, फैक्टम भी है प्लस इंटेंशन टू सेपरेट भी है। नंबर टू, डिजर्शन जो होता है जहाँ पे एक्चुअल सेपरेशन छोड़ गया वहां पे भी होती है। नंबर टू, कंस्ट्रक्टिव, सेम ही घर में रह रहे हैं पर विलफुल निग्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बुला बुलू नहीं रहे, तो उस चीज में भी हमारा कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन है। जब इसका लंबा टाइम पीरियड हो जाता है 2 साल तक का, तब हमारा केस फाइल होके इसमें हमें डिवोर्स भी इस बेसिस पे मिल जाता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन तो बाय नाउ यू नो व्हाट इज Yes, कन्वर्जन, व्हेन यू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन किसी भी पर्पस के लिए। तो जिस पर्सन ने आपसे शादी की थी ये समझ के आप हिंदू हो, उसके तो बेचारे को दिल पे बहुत बड़ी ठेस लगेगी। एंड द अदर पर्सन, द अदर स्पाउस, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, जो ऑपोजिट स्पाउस है हमारा, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो क्या केस फाइल करेगा कि अब मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैंने तो हिंदू के साथ शादी की थी, ये तो मोहम्मद जी बन गए, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कीप इन माइंड, डज कन्वर्जन डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड मैरिज। अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी शादी ऑटोमेटिकली एंड नहीं होती, हमें डाइवोर्स की प्ली लेके डाइवोर्स का केस फाइल करके डाइवोर्स लेना पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा, yes, ma'am. रीड कीजिए कन्वर्जन। ओके। Conversion, हम्म। yes, मैं ma'am. रीड करती हूँ, थोड़ा सा पेज में इशू ना, मैं रीड करती हूँ। इफ द रिस्पोंडेंट हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, divorce may be obtained. It may be noted that mere renunciation of Hindu does not mean cease to be Hindu, so leading a very unorthodox life. कोई अनऑर्थोडॉक्स हो जाए, कोई एथीस्ट हो जाए, जैसे अब इसने ईट करना शुरू कर दिया बीफ, एंड all and not believing in the all gods of goddesses, he will cease to be Hindu। कहते सिर्फ आपने बीफ खाना शुरू कर दिया या मंदिर मस्जिद जाना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, तो इससे आप कन्वर्ट नहीं हो जाते। आपको जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ कन्वर्जन है वो करनी पड़ेगी, तभी आपका जो स्पाउस है कन्वर्जन के बेसिस पे डाइवोर्स ले सकता है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट Yes, पेज पे है द कन्वर्शन, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ 50th पेज पे, ये रीड कीजिए। द कन्वर्जन ऑफ अ डिस्पोंडेंट। the conversion of the respondent does not amount to automatic dissolution of marriage. Thus, if a Hindu husband converts himself as a Mohammedan, none of his obligations as a husband towards the Hindu wife come to an end. The petitioner has to file a petition to obtain a decree of divorce. The petition can be filed only by the non convert spouse and not by the convert spouse, as it would amount to taking advantage of one's own wrong. If a petitioner choose to live with the convert spouse, there is nothing to debar him or her from doing so. In the बस case, बहुत है, क्लियर हो गया बेटा इसमें। yes, ma'am. तो ये हमने वैसे भी हमने काफी सरला मुद्गल का केस किया, लिली थॉमस का केस किया, उसमें भी हमने ये क्लियर किया था। अगर कोई हिंदुइज्म को छोड़ के मुस्लिम फेथ अडॉप्ट करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, दैट अमाउंट्स टू मॉकरी ऑफ द रिलीजन एंड वो अलाउड नहीं है, उसकी शादी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होगी, और उसकी जो दूसरी शादी है वो वॉइड हो जाएगी, और फर्स्ट वाइफ उसके ऊपर बाइगैमी का केस भी कर सकती है। ये किया हुआ है हमने, तो वही रेपिटेशन है। उसी के अंदर हमने किया था अपोस्टेसी दैट इज कन्वर्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द मैरिज, आपको डिक्री लेनी पड़ेगी। अब डिक्री कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा इंसैनिटी। व्हाट इज इंसैनिटी, ये भी मैंने आपको बीएनएस में कराया था कि इंसैनिटी बेसिकली दो तरह की, वन इज अ परमानेंट करेक्टर इडियट, जो कभी भी ठीक नहीं होते नॉर्मली और दूसरे होते हैं ल्यूसिड इंटरवल्स वाले, एकदम ठीक होंगे बीच में एकदम फिट्स पड़ेंगे, फिर पागल हो जाएंगे, फिर एकदम ठीक होंगे, फिर फिट्स पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे वो जो इंसैनिटी है वो कैसे कहता है कि इस तरह की है, इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है कि आपकी शादी के लिए आप ठीक नहीं हो। रीड कर लीजिए। Yes.
Insanity, where the respondent has been incurably of unsound mind or suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. Divorce may be डाइवोर्स में भी ऑप्टेन, तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, कोई भी साइकोपैथिक डिसऑर्डर है, कोई सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन है जहाँ पे कोई पर्सन नहीं रह सकता, उस केस में हम क्या मिल जाएगा आपको, इंसैनिटी। नेक्स्ट है बेटा हमारा लेप्रेसी। लेप्रेसी मैंने आपको बताया था पहले वायलेंट एंड इनक्योरेबल थी, पर अब इसका इलाज आ गया है तो इसको हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है। नाउ इट इज नो मोर अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। देन आ गया बेटा वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज रीड कर दीजिए। वेनरल डिजीज भी आपको अच्छी तरह से पता है, एड्स वगैरह ये सारी चीजें क्या है, वेनरल डिजीज। रीड कीजिए। where the respondent has been suffering from a venereal disease in a communicable form, divorce may be obtained. हम्म, आगे पढ़ लीजिए। इट में बी नोटेड। It may be noted that venereal disease includes AIDS. In Mr. X versus Hospital, the जी। Supreme मैम वो वहां से थोड़ा हाँ, कट होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स प्रायर टू मैरिज मस्ट बी इंजंक्टेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू मैरिज। इंजंक्टेड का मतलब है रोक लगा देना, स्टे लगा देनी, इसकी शादी नहीं करो। और इवन आफ्टर मैरिज अगर आपको इस तरह का कोई कंडक्ट आता है तो आपका अदर स्पाउस भाग सकता है, उसकी आपकी सेवा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि एक तो पहले ही आपका वो एक्स्ट्रा मैरिटल कंडक्ट आया होगा, तो उसमें भी प्लस इसमें भी आपको इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। देन आ गया हमारा रेनन्सेशन। रेनन्सेशन क्या होता है, सन्यासी बन गए, दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है, एंड आप अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए। अब फैमिली पीछे बैठ के रोती थोड़ा ना रहेगी, है ना, फैमिली भी अपना नई डिवोर्स लेके नई शादी करके अपनी जिंदगी आगे चला सकती है, क्योंकि आप तो yes सन्यासी बन गए ना, बच्चों को मेंटेनेंस दोगे ना कुछ, आप तो हिमालय में जाके अब भक्ति करोगे। यस, रेनन्सेशन। renunciation where the respondent has renounced the world by entering into any religious order, divorce may be obtained. हम्म। A mere tyag is not enough. The हम मेरा respondent त्याग रोज 2 घंटे चले जाना वो इनफ नहीं है। ठीक है, वो तो हम लोग भी जाते हैं ना, हम लोग कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई कहीं जाता है, तो कई लोगों ने तो संडे के संडे पाठ पूठ भी पकड़े होते हैं कि वो हमने जाना ही है। सो इस तरह की चीज नहीं है, सन्यासी मन गया। अब हिमालय गए आप, छोड़ के सब कुछ, अब आप आश्रम में रहते हो, आश्रम में जो वो मिलता है वही खाते हो। जो वो बुद्धिज्म के थे ना भिक्षु, वो yes तो जीते ही आर्म्स पे थे, उन्होंने भी आर्म्स ले लेके भिक्षा इकट्ठी कर करके उन्होंने जो दिन में मिलता है उन्होंने वही खाना। तो अब जो मांग के खा रहा है वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा राइट। जैसे ये मंदिर वगैरह पे भी फंड्स ही आते हैं इन लोगों को भी, जो चढ़ावा चढ़ता है उसी से लंगर लगेंगे, सब कुछ लगेगा। जो पंडित जी है, अगर किसी का प्राइवेट मंदिर होता है वो सैलरी वगैरह लगा देते हैं, तो पंडित जी का गुजारा हो जाता है। बाकी जो 100% ही सन्यासी बन गया तो वो तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेटर है यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस मैरिड टाई। मैम अभी उस पे भी शायद कुछ आया था कि वो भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे and उनको भी गवर्नमेंट सैलरी देगी। पंडितों पे आया ना पीछे जजमेंट। यस मैम। हाँ, मैंने भी पब्लिक सर्वेंट तो नहीं, कुछ और पब्लिक सर्वेंट तो नहीं। आ, वो ये वाला पब्लिक सर्वेंट वर्ड नहीं है, वो दूसरा इंग्लिश वाला पब्लिक सर्वेंट वर्ड है। मैं गो थ्रू करूंगी, मैंने भी ना एक्चुअली वो गोइंग रेफरेंस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा रीड किया था उस दिन, डिटेल में। आई विल गो थ्रू एंड आई लेट यू नो। ओके। वो वैसे भी ना बेटा, वैसे भी है ये सारा कुछ हमारा ना, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसमें यस मैंने केस पढ़ा था बद्रीनाथ टीपीए के अंदर। तो उसके अंदर अब वैष्णो देवी के अंदर ना फिक्स था कि कोई पर्टिकुलर कास्ट ही है वही पूजा करेगी, वही सारा कुछ करेगी। और जो चढ़ावा चढ़ता था उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उन लोगों को दिया जाता था। तो उसको श्राइन बोर्ड, पता नहीं किसने चैलेंज किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उन्होंने चैलेंज किया, तो उन्होंने पूरा हिस्ट्री कल्चर सब रखा। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी वो कहते नहीं, इन्हीं की जनरेशन को राइट है एज पर द रिलीजन की, ये सिर्फ यही लोग वो काम कर सकती है, पूजा मूर्ति पूजन वगैरह। तो उस हिसाब से जो इनको सैलरी जो उन्होंने कहा है कि इसमें से चढ़ावे का इतना पार्ट मिलेगा वो ठीक है, क्योंकि जब मंदिर बना था तब तो इतना चढ़ावा नहीं चढ़ता होगा डेफिनेटली।
अब तो बहुत चढ़ावा चढ़ता है। जब पैसा बढ़ जाता है लालच बढ़ जाता है। अब तो जैसे नवरात्रे होते हैं, जैसे मनसा देवी में जब मैं चंडीगढ़ थी तो हम देखते थे मनसा देवी की रोज न्यूज आती थी कि इस बार मनसा देवी को इतना किलो गोल्ड चढ़ा, इतना सिल्वर चढ़ा, इतना सारा कुछ। और मनसा देवी जब हम हालत देखते थे, अब तो रेनोवेट हो गया, इतनी बुरी हालत होती थी, लगता ही नहीं होता था मंदिर के अंदर इतना पैसा है। फिर थोड़ी देर बाद मनसा देवी जब उन्होंने रेनोवेट किया, फिर लगा हाँ, मतलब अब इन्होंने अच्छा काम किया है। सिमिलरली मैं कोलकाता गई तो हमें जैसे एक काली माता का बहुत ज्यादा मंदिर का होता है ना, जो मेन मंदिर है काली माता का, तो वहां मंदिर देखा हो, इतना पुराना सा मंदिर। जो उसके बाद रामाकृष्णा मिशन वाला था मंदिर, वो तो बहुत बेटर था काली माता का मंदिर। और चढ़ावा इतना चढ़ता है, पैसे कहाँ जाते हैं। फिर तो चलो उसी ईयर 2019 की बात है आई सपोज। तो बाद में ही मैंने न्यूज पढ़ी थी 20 के आसपास, पता नहीं 19 की है, 18-19 की है, कि रेनोवेशन स्टार्ट हो गई थी, फिर उन्होंने वो चेंज कर दिया था। तो वो तो चलो अब रेनोवेट कर रहे हैं या कुछ उसको ठीक करते हैं, पर 2 मिनट के लिए आपको लगता है भाई इतना चढ़ावा चढ़ता है, करते क्या हो। गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है अपना। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक रेनोवेशन पे। Again, हम merely entering into a holy order may not amount to renunciation of the world। अब कपूरथला में तो सारे लोग इस्कॉन वाले हो गए, एंटर करके इस्कॉन के भक्त बन गए वो। हमने रेनाउंस नहीं किया। फॉर इंस्टेंस वेयर सिख बिकम अ ग्रंथी और हिंदू बिकम पुजारी और महंत, ही डज नॉट एंटर इनटू होली ऑर्डर, येट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रेनाउंस द वर्ल्ड। अब पंडित के जितने पुजारी वगैरह हैं, उनकी फैमिली तो साथ ही रहती है, उनको घर भी दिया हुआ है, राइट। तो वो नहीं है जो रेनाउंस करके हिमालय चले गए हैं, या कोई ऐसी जगह पे चले गए, किसी आश्रम में चले गए जिन्होंने प्रॉपर सब कुछ छोड़ दिया, वो रेनोवेशन है। ओके। जिनके वापस आने का कोई स्कोप नहीं है। अब पंडित जी तो रात को घर चले जाते हैं, या ऑफिस जो भी उनको मंदिरों में अकोमोडेशन होती है उसमें रह लेते हैं। चलिए, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। The basis of this ground is Section 108 Indian Evidence Act, according to which a person who is not heard इंडियन alive एविडेंस but एक्ट भी हमारा चेंज हो गया बेटा, सेक्शन भी चेंज हो गया। अब हमारा क्या है, भारतीय साक्षी अधिनियम। yes, तो अभी ये बुक्स वगैरह तो ऑब्वियसली चेंज होंगी सारी। ओल्ड कमेंट्रीज हैं, बीएससीआई लिखा हुआ आएगा। अकॉर्डिंग टू विच इफ अ पर्सन इज नॉट हर्ड लाइव बाय हिज रिलेशन नियर वंस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years इज डीम्ड टू बी लीगली डेड। ये तो मैंने आपको करवाई भी थी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। कि अगर 7 साल से किसी को अता पता नहीं है कि वो पर्सन कहाँ है, तो 7 साल बाद हम उसको सिविल डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब हम सिविल डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसके बाद उसकी वाइफ भी या हस्बैंड भी दोबारा शादी कर सकता है डिवोर्स लेके। पर जब भी किसी की सिविल डेथ डिक्लेयर करनी है, एक बारी कोर्ट से भी डिक्री लेके आनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। yes. The ground will be available. नहीं, वंस द मैरिज इज डिसॉल्व्ड। Yes, ma'am. Once the marriage is dissolved, the petitioner is free to marry again, and even if the missing spouse returns next day of passing of the decree or much before the second wedding, he or she can do nothing. However, if हाँ, the क्योंकि डिवोर्स की डिग्री तो ले ली। वो मिसिंग स्पाउस वापस आके गएगा, मैं तो वापस आ गया, मैं तो वहां कोमा में फंस गया था, ये हो गया वो हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है ना मेरा डिवोर्स कब हुआ। तो कोर्ट कहेगा भाई हमने तो आपकी सिविल डेथ प्रिज्यूम करके, किसी को आपके बारे में कोई खबर नहीं थी, हमने तो इनको फ्री कर दिया। अब डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स हो गया, अब आपको मिसिंग स्पाउस से प्यार है तो आप दोबारा शादी कर लो उससे। या अगर आपने किसी और से शादी कर ली, फिर मिसिंग स्पाउस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपके ऊपर बाइगैमी का चेंज नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। आगे उस पे चलिए। बन ही सकता है बाइगामी का चार्ज। क्यों, हमने सिविल डेथ के बेसिस पर डाइवोर्स ले लिया। मैम, जो हस्बैंड था अगर उसी ने रीमैरी कर लिया। नहीं, मिस कौन हुआ, हस्बैंड या वाइफ। हस्बैंड, हस्बैंड मिस हो गया, ठीक है। हाँ, एंड उसी ने उसने रीमैरी। रीमैरिज कर ली, उस पे तो बनेगा। ओके। ये तो हम वाइफ की बात कर रहे हैं, 7 साल तक उसको पता नहीं लगा, यस। सिविल डेथ प्रिज्यूम करके उसने डिवोर्स ले लिया। यस। अब उसने अगर सेकेंड मैरिज की है, तो पुराना हस्बैंड उसके ऊपर रीमैरिज का चार्ज नहीं लगा सकता, बाइगैमी का नहीं लगा सकता। अगर खुद ही मिस होकर दूसरी शादी कर ले, वो तो वाइफ लगाएगी बाइगैमी का। हाँ जी। हाउएवर, इफ द सेकेंड However, if मैरिज, हाँ जी, आप पढ़ लो। yes, however, if the second marriage were performed on the basis of presumption of death without getting the first marriage dissolved, the petitioner would be guilty of bigamy, and the second marriage will be void. No person other than missing spouse can challenge it.
अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि दीज आर पर्सनल लॉज, बाइगैमी वगैरह। इसमें ये मम्मी पापा भी चैलेंज नहीं करेंगे, सिर्फ मिसिंग स्पाउस या हस्बैंड एंड वाइफ इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये वही चीज लिखी है। हाउएवर इफ द सेकेंड मैरिज वाज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, पर हमने कोर्ट की डिक्री नहीं ली और अब हस्बैंड वापस आ गया, तो वो तो आपको चार्ज कर देगा बाइगैमी के लिए। अब तो आपको चार्ज कर देगा बाइगैमी के लिए। और अब आपकी सेकेंड मैरिज भी क्या हो जाएगी, वॉइड। तो जो मैंने आपको एक थोड़ी सी स्टोरी भी सुनाई थी इसके रिलेटेड, वॉर विक्टिम्स की, तो वो इस लॉ को जस्टिफाई करती है। क्लियर, आगे चलिए। ये क्लियर हो गया बेटा, हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म। फॉल्ट ग्राउंड्स। Yes, ये जो yes. फॉल्ट ग्राउंड्स थे, ये जो 9 फॉल्ट ग्राउंड्स थे बेटा, ये किसको अवेलेबल थे, बोथ से जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। मेल भी कर सकता था इस बेसिस पे, फीमेल भी कर सकती थी। अब होते हैं कुछ स्पेशल ग्राउंड जो किसको अवेलेबल है, ओनली टू द वाइफ, जहां पे सिर्फ वाइफ ही केस करेगी कि हस्बैंड का फॉल्ट है, अब मुझे तो वही से डिवोर्स चाहिए। अब वो कौन से हैं, सबसे पहले क्या, प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज। वैसे तो ये बिल्कुल ही रिडंडेंट हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि मोनोगैमी को हमने रूल कब बनाया, जब ये एक्ट पास हुआ 1955 में। उससे पहले तो राजा महाराजाओं ने 100 150 शादियां की हुई थी। स्पेसिफिकली हमारे ये पटियाला के, कपूरथला के, इन्होंने तो पता नहीं कितनी शादियां की थी। तो अब कहते हैं इस एक्ट से आने से पहले अगर किसी ने 2 3 शादियां की हुई हैं, तो वो तो वैलिड ही थी 1955 से पहले। तो उसमें से कोई वाइफ के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसने सही तरह से ट्रीट नहीं किया, तो उसको भी डिवोर्स मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा बिल्कुल ही इनवैलिड है, ये पॉलीगेमियस मैरिजेस से डील करता है। अब वो लोग तो जिंदा ही नहीं है 1955 के 2 शादियां करने वाले। पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2025 में उनकी कोई लाइफ होएगी ऐसी। सो सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, रेप, सोडोमी एंड बिस्टालिटी। आपको मैंने समझाया था व्हाट इज रेप, व्हाट इज सोडोमी, वर्सेस बिस्टालिटी, जब हमने बीएनएस में किया था। अगर हस्बैंड गिल्टी है रेप के लिए, सोडोमी के लिए, बिस्टालिटी के लिए, तब उस केस में कौन उससे डिवोर्स ले सकता है, वाइफ ले सकती है। राइट। थर्ड ग्राउंड जो स्पेशल ग्राउंड है हमने वाइफ को दिया है, वो क्या है, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। पहले इतना पढ़े, फिर आगे चलते हैं। तो रीड कीजिए सबसे पहले वो वाला प्री मैरिज पॉलीगेमस मैरिज तो छोड़ दो, ये पढ़ो, रेप, सोडोमी एंड बिस्टालिटी, जो वाइफ के स्पेशल ग्राउंड्स हैं। Yes, ma'am. हम्म। Pre-act polygamous marriage. ये तो रहने दो ये ना, रीड प्री एक्स करना पॉलीगेमस ये तो खत्म ही हो गया। है। मोनोगेमी तो हमारा रूल बन गया, तो उस शादी के वो लोग जिंदा ही नहीं है। सेकंड वाला Okay. पढ़ो, वैसे आपने रीड करना है तो रीड कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। कल वाले पेपर में आपको क्वेश्चन भी ऐसा सा आया था, मोनोगेमी का रूल कौन सा है, कब से स्टार्ट हुआ है, 1955 से हुआ है या पहले का हुआ है, तो एक बार रीड कर लो और क्लियर हो जाएगा। Okay. This ground under the Hindu law, Hindu Marriage Act, is naturally corollary to the introduction of monogamy. The first wife of pre-act marriage may file a divorce petition on the ground that her husband or has remained. Similarly, the second wife of the pre-act marriage may file a divorce petition on the ground that her husband's first wife was alive at the time of solemnization of marriage. In either case, the other wife should be alive at the time of the presentation of the petition. It does not matter that the petitioner's wife is aware of the other wife or not. Similarly, हम्म। it is immaterial whether the petitioner's wife is living with the husband or separately at the time of commencement of the act. तो ये बिल्कुल ही हमारा प्री एक्ट का पॉलीगेमस मैरिज है, उसके अंदर एक दो वाइफ है, अगर उनके साथ थोड़ा सा इंजस्टिस हो रहा है तो वो डिवोर्स ले सकती है। अब नेक्स्ट पढ़िए, रेप, सोडोमी एंड बिस्टालिटी। वाइफ के पास स्पेशल ग्राउंड है, अगर हस्बैंड ने रेप कमिट किया है, सोडोमी की है, बिस्टालिटी की है, इस केसेस में वो डिवोर्स ले सकता है, ले सकती है। Under this clause, commission of the offense of rape, sodomy, or bestiality, unnatural offenses by the husband, हम्म। gives the wife a right to divorce him. An attempt by the husband is ये not. एक्सप्रेशंस तो क्लियर है ना आपको, रेप विद अ Yes, फीमेल, बिस्टालिटी विद अ बीस्ट एनिमल के साथ।
Yes. सुडोमी जब वो एनुअल वाला आता है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमने बीएनएसएस में कर लिए जब हमने अननेचुरल ऑफेंसेस 377 किया था जो रिमूव हो गया। तो बस Yes. यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वाइफ है, वाइफ के पास स्पेशल ग्राउंड है, अगर हस्बैंड ने इस तरह का कोई भी कंडक्ट किया है वो उससे चुप करके डिवोर्स ले ले, क्योंकि वो भी शर्मिंदा होगी। तो वो अपना नाम नहीं चाहती कि लिंकअप हो वैसे, तो वो Mm. डिवोर्स ले लेगी, बच्चों के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। सो आगे चलिए। A man is not guilty of raping his own wife unless she is under the age of 15 years, अब ये except. 15 ईयर्स का एज बेटा चेंज हो गया, हमने पढ़ाया था 18 ईयर्स, Okay. कि अगर वो गर्ल 18 ईयर्स तक है तो वहां पे हम वैसे भी इंडिया के अंदर हम मैरिटल रेप को पनिश नहीं कर रहे। Yes. मैरिटल बिल्कुल भी हम पनिश नहीं कर रहे मैरिटल रेप को। तो अगर क्योंकि अगर हम वही बात होगी ना जो मॉर्निंग में डिस्कस की, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फैमिली लॉ के अंदर डाल देंगे या इस तरह की राइट टू इक्वालिटी वगैरह के प्रोविजंस को, तो इट इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग अ बुल इन अ चाइना शॉप। एंड उससे फैमिली की सेंटिटी जो है वो पूरी तरह से हिल जाएगी। तो मैरिटल रेप अभी अगर हम लगा दिया हमने तो बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे, जिससे राइट ऑफ प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज, ये सारी सारी चीजें हमारी डिफीट हो जाएंगी, ये ऑब्जेक्टिव्स। सो हम मैरिटल रेप को पनिशेबल नहीं मानते, सिर्फ एक ही केस में मानते हैं जहां पे जुडिशियल सेपरेशन होगी और उसके बाद फोर्सफुल इंटरकोर्स हुआ है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, थर्ड पॉइंट, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ये बेटा आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी, सेक्शन 18 है हमारा, उसके अंदर हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक सब्जेक्ट है, मतलब एक एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन 18 है। उसके अंदर 1 साल हो गया है उन लोगों को डिक्री पास किए हुए। अब 1 साल हो गया मेंटेनेंस मिलते हुए, पर इन लोगों ने दोबारा इकट्ठे रहना शुरू नहीं किया। तो सिर्फ वाइफ के पास राइट है, जैसे मैंने पहले आरओसी में बताया था ना, आरओसी एंड जुडिशियल सेपरेशन में 1 ईयर हो गया है, तो दोनों में से कोई भी इंसान आके केस फाइल करके अपना डिवोर्स ले सकता है। यहाँ पे जो राइट है वो किसके पास है, सिर्फ वाइफ के पास। मानिक आपका वीडियो ऑफ हुआ है बेटा।